हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए फुल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आज की इस सेशन हम लोग टोटल 50 क्वेश्चनों को देखने वाले, जो कि पेपर से पहले वो 50 क्वेश्चन होने वाले, जो यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 8 से 10 सवाल देखने को मिल सकते हैं। वही सवाल लिया गया है जो पिछले वर्ष यानी 2019 के पेपर में बार बार जिस टाइप के प्रश्न रिपीट हो रहे थे। तो आज की इस सेशन में दोस्त 50 क्वेश्चन हल करना है, आपको याद करना है, प्लस 45 क्वेश्चन सही करना है। डेली का डेली टारगेट भी आपको मिल रहा है, कितने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही करना है। तो आज केवल 45 क्वेश्चन सही करना है। तो सारे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे हो रही है और शाम को 7 PM पे। ओके, क्या आप रेडी है टोटल 50 क्वेश्चन हल करने के बाद 45 प्रश्न सही करने के लिए? ओके, चलिए तो देखते हैं दोस्त आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। फटाफट देखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब सरकार का कुल राजस्व रीढ़ों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए, जब सरकार का कुल राजस्व रीढ़ों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम बंकन करता है? अधिकतम की बात बोला है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम बंकन करता है? तो भाई बैगनी करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त MS स्वामीनाथन जी को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है। बोनालू तेलंगाना का एक हिंदू त्यौहार है जहाँ देवी की पूजा की जाती है। यानी दोस्त बोनालू त्यौहार ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, एक हिंदू त्यौहार है। यहाँ पर किस देवी की पूजा की जाती है बोनालू त्यौहार में? तो भाई महाकाली जी की पूजा की जाती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं? तो भाई 14 मार्च को होली आ रहा है, यहाँ से आपके पास 1 महीना बाकी है। तो बताइए हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं? पंचांग जो आप देखेंगे मास, बैसाख, पूस, आपका ये ज्येष्ठ चलता है ना, इससे बोलते हैं पंचांग कैलेंडर। हिंदी वाला कैलेंडर होता है। इंग्लिश वाला कैलेंडर तो जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो भाई हम लोग इंग्लिश वाला यूज करते हैं। जो हमारी माता पिता होते हैं वो साथी देखेंगे, बोलेंगे, दादी उदी बोलते हैं कि ये महीना जेठ का चल रहा है, बैसाख आ रहा है, तो साथी उसी को क्या बोलते हैं? पंचांग के कैलेंडर, यानी हिंदी के कैलेंडर। तो इसी हिंदू पंचांग के कैलेंडर के अनुसार होली के त्यौहार किस दिन मनाते हैं? बताइए। तो भाई पूर्णिमा के 1 दिन बाद मनाते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? बताइए। तो हिमा दास को। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? तो उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? तो भाई हिंदू धर्म को। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? तो किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र देखिए, गिटार होता है, सितार होता है, वायलिन होता है, लेकिन तुरही नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। 200 IPL विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये तो करंट अफेयर के सवाल है भाई। 200 IPL विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे? तो युजवेंद्र चहल जी बने हैं दोस्त।
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद रहे होंगे और भाई समझ रहे होंगे और एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि आपका किस जोन में वीक है, तो आप उसको मजबूत बनाएंगे। क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्लस साथ ही आप लोग हर एक जो भी टॉपिक पढ़िएगा बेसिक क्लियर कीजिएगा। कल से साथ ही आपका हो सकता है आज रात से आपका जो कि जिस भी टॉपिक से आरपीएफ एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं उसमें साथ ही हम टॉपिक के सवाल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, सब्सक्राइब कर जो घंटा का बेल है उसको दबाकर नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, यहाँ से 15 दिन आपके लिए बाकी है क्योंकि 15 आपका फरवरी का महीना दोस्त 28 दिन का होगा। आज देखिए 15 फरवरी है, तो भाई 15 इसमें आपका 13 एक उसमें 14 दिन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, तो भाई ये गुलबदन बेगम द्वारा बनाया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉरी दोस्त, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा? बीगा बेगम द्वारा बनाया गया है। बी ऑप्शन इस सवाल का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भाई बीगा बेगम द्वारा बनाया गया दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए सही कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, नदियाँ से कम 2 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें करंट अफेयर के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। मान लीजिए 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा ना, तो समझिए केवल 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, केवल सबसे अधिक जीके जीएस स्टैटिक जीके का सवाल आएगा पेपर में। तो कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है? तो भाई एक तो तापी और नर्मदा। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंख्या से हुई है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। बीजेपी पार्टी की उत्पत्ति भारतीय संघ से हुई है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? वर्तमान में दोस्त हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसके पार्टी है? भारतीय जनता की है, बीजेपी की है। तो भाई इसकी मतलब की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? बताइए। तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो भाई इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने किस रियासत पर नवाबों के दुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था? तो दोस्त अवध पर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से एक एक प्रश्न याद कर लेंगे, साथ ही यही सब सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। एक बात याद है, आरपीएफ में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल साथ ही ईजी आते हैं सवाल, इसमें कठिन सवाल नहीं आते हैं ज़्यादा, बस आपके मनोमस्तिष्क में एक एक सवाल बैठना चाहिए। ओके निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? भाई देखिए, एक तो कथकली की हुई है, कुचिपुड़ी की हुई है, भरतनाट्यम की हुई थी, लेकिन सत्रिया की नहीं हुई थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक किससे संबंधित है? बताइए। भारत के संविधान में 52वां जो संशोधन है सबसे अधिक किससे संबंधित है? भाई ये राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19, विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा पोर्टोफोलियो निवेश क्या कहलाता है? भाई विदेशी संस्थागत है, ये निवेशक के रूप में काम करता है, इसके द्वारा जो पोर्टफोलियो निवेश है ये केवल FII कहलाता है। क्या दोस्त, FII। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, कम समय में साथ ही अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो आप साथ ही हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, टाइम को मेंटेन करके चलेंगे, साथ बस आपको देना है। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? बताइए। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो भाई 11वीं अनुसूची से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होता है। इस किसके वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो भाई 1921 को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1921। आप याद रखेंगे दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया आपका? किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? बताइए, किस भारतीय सिटी को महलों का सिटी कहा जाता है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई? यहाँ पे आप जाएंगे तो भाई आपको महलों का ही शहर देखने को मिलेगा कोलकाता में। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता कौन है? तो एकल संविधान है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया की है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया था? किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए का जो प्रतीक है इसको किस वर्ष में अपना लिया था? तो दोस्त 2010 में अपनाया था। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। अमीनो अम्ल ये किसके निर्माण खंड हैं? बताइए, अमीनो अम्ल ये दोस्त किसके निर्माण खंड है? तो सर जी प्रोटीन के हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो साथ ही आपको चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है भाई। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम लगातार यार क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन मेन तो नोटिफिकेशन ऑन करना है। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी बनाया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है? यानी नेल्सन मंडेला की जो बुक है उसका नाम क्या है भाई? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। बी ऑप्शन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी शीर्षक है? पुस्तक है। तो भाई नेल्सन मंडेला जी की। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? बताइए। तो भाई भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है आपका? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकनृत्य कालबेलिया है? कालबेलिया किस राज्य का लोकनृत्य है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या असम? भाई कालबेलिया जिस प्रकार राजस्थान से है तो विदेशिया भाई बताइए किस राज्य से है? बता जी इसी बात पे बताइए आप लोग। कालबेलिया जैसे राजस्थान से संबंधित रख रहा है लोकनृत्य के मामले में, तो विदेशिया किस राज्य से संबंधित रख रहा है? बताइए कमेंट बॉक्स में, राज्य का नाम बताइए विदेशिया। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 31 दोस्त। भारत में कौन से आय की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? बताइए भारत में किस आय की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? तो भाई बड़ा आकार के। ऑप्शन यहाँ से डी क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? तो भाई समुद्रगुप्त था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है भाई? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या दोस्त? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी देखिए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर ये किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था भाई? प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें साथ ही क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल? वो कितने वर्ष तक अपने पद पे कार्यरत कर रहते हैं, कितने वर्ष काम करते हैं भाई? 6 ईयर के लिए, यानी 6 वर्ष के लिए। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? अष्टम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जब साथी 8वां पंचवर्षीय योजना था, इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री साहब कौन थे? बताइए, 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री जी कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। बिल्कुल भाई, पीवी नरसिम्हा राव थे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो भाई 343। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है भाई? उसमें क्या होता है, किसके वजह से रखा जाता है? तो भाई क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई रावी नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला साथी, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या वल्लभ भाई पटेल? तो भाई JB कृपलानी जी थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथ एक एक क्वेश्चन को आप लोग। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मिलुआ ये किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक के नाम में देखिए, द इमोर्टल्स ऑफ मिलुआ किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न भाई आपको समझ में आ रहे होंगे और आप याद भी कर रहे होंगे साथ में बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त कोच्चि बंदरगाह को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? 16 महाजनपदों में से एक तो पहले कौशल है, अंग है, कुरु है, लेकिन कामरूप नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन देखिए क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। ध्यान देंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो बताइए, किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या सिक्किम राज्य में? तो भाई कर्नाटक राज्य में मिलेगा आपको। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप ध्यान देंगे साथियों, एक तो पहला नाम पे सिंधु है, चिनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद एक ब्यास भी आता है, एक सतलुज, यानी सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। SCRBSSC सिंधु, सतलुज, सिंधु विद चिनाब। डी ऑप्शन देखिए, सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये नदियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बताइए, तो दोस्त फिनलैंड को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49।
लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भाई लूर किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब, गुजरात, असम या हरियाणा? तो सर जी हरियाणा का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान देंगे सभी दोस्त। कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का इस समय सामना कर रहा है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप या नारकोंडम द्वीप? तो भाई आक्रामक जाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना इसमें द्वीप कर रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना, फटाफट बताएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हर एक प्रश्न याद करेंगे, क्योंकि देखिए समय साथ ही बहुत कम है। जितना भी क्वेश्चन देखिए इस समय जितने भी हम क्लास करवाएं, एक भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड नहीं किया, तो साथ ही घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन सारे क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आपको रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, एक ही साथ मिल जाएगा। तो कोई भी क्लास जैसे ग्रुप डी का जो भी क्लास हम लेते हैं, प्लस आपका आरपीएफ एग्जाम का जो हम क्लास ले रहे हैं उसका एक भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया, तो साथ ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक दिन साथ ही हर एक क्लास का पीडीएफ एक साथ दे देंगे, तो आपको रिवीजन करने का फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो इसलिए दोस्त नोटिफिकेशन आने करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और क्लास के साथ शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।